हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा 11th इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर। जो सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लास्ट टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ा था अबाउट बार्टर सिस्टम, कि बार्टर एक्सचेंज होता क्या है और उनके डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थी, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है फुल्ली फ्लेज मनी के बारे में, कि आखिर आज जो हम पैसा यूज़ कर रहे हैं और बहुत साल पहले राजा महाराजा जो यूज़ करते थे और उसके पहले जो लोग मनी को मतलब समझते थे, तो उसमें कितना चेंजेस आया है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या है? एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो चलो, पहले तो यहाँ पे मनी का डेफिनेशन दिया है। दो डेफिनेशन है, दोनों में से आपको जो सिंपल लगता है वो आप पढ़ सकते हो। जैसे पहला डेफिनेशन क्या है प्रोफेसर क्राउदर का, दैट इज मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के जो जो डिफ़िकल्टीज़ थे, उस डिफ़िकल्टीज़ को मनी ने अपनी क्या बना दी? क्वालिटी। जैसे फर्स्ट है जनरली एक्सेप्टेबल, मतलब मनी को कोई मना ही नहीं कर सकता है। अगर आपके पास पैसा है, आपको कुछ खरीदना है, आपको कोई मना नहीं करेगा कोई भी चीज़ देने से। जनरली एक्सेप्टेबल। दूसरा क्या है? मीन्स ऑफ एक्सचेंज। खरीदना है, बेचना है, किसके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हो? मनी के थ्रू। देन एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसे को मेजर कर सकते हो, आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। तो ये सारी क्वालिटी जब किसी चीज़ में आपको दिख रही है तो वो आपके लिए क्या बन गया? मनी। ये है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्राउदर। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर के हिसाब से मनी क्या है? वॉकर ने काफ़ी एक सिंपल स्टेटमेंट में बोला कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। ओके, मनी इज़ व्हाट मनी डज, मतलब मनी के जो फंक्शंस है ना, इस तरीके से पैसा काम कर रहा है जिसके वजह से ही हमने बोल दिया है कि यही पैसा है। अब वो फंक्शंस ऑफ मनी क्या है वो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है, अब ये ऐसा हो गया है। मतलब किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, है ना, अपग्रेड हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि मंकी से फिर आदमी, आदिवासी टाइप, ऐसे करके कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ। ओके, सो ये आप देख सकते हो, ऐसे जाना है आपको एवोल्यूशन में, ठीक है, नीचे से ऊपर, क्योंकि हम हमेशा ऊपर जाते हैं तो नीचे से ऊपर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बहुत पहले, लाइक इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्रिक। क्या बोलोगे आप इसको? प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। मतलब बहुत साल, बहुत बहुत साल पहले, लाइक उस टाइम पे राजा महाराजा का भी टाइम नहीं था, बहुत पहले, लाइक आदिवासी का टाइम आप बोल सकते हो। उस टाइम पे हम एनिमल्स को क्या करते थे? मनी ट्रीट करते थे। मतलब लिटरली एनिमल हमारे लिए पैसा होता था, कि मुझे अगर कोई भी चीज़ लेना है, मुझे फूड ग्रेन्स खरीदना है, मुझे सॉल्ट खरीदना है, मुझे फ्रूट्स कुछ खरीदना है, तो मेरे पास एनिमल होना चाहिए देने के लिए। मतलब अगर मेरे पास कुछ एनिमल है तो वो भी एकदम लाइफ स्टॉक एनिमल, मैं एनिमल दूंगी तो मुझे रिटर्न में ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो वो था एनिमल मनी। एनिमल को हम क्या करते थे? मनी ट्रीट करते थे। मतलब आपके पास एनिमल है तो ही आप चीज़ें क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में एनिमल वॉज यूज्ड एज अ मनी। और एनिमल्स में भी स्पेसिफिकली एनिमल्स के नाम हैं, जैसे काऊ, शिप, गोट। ये कुछ एनिमल्स थे जिनको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि इनके थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो ये एनिमल्स को हम मनी ट्रीट करते थे। लेकिन एनिमल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था
कि एनिमल का जो नेचर है वो कैसा है, इनडिविजिबल। याद है हमने बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम में सीखा था कि अगर किसी को सिर्फ आधा किलो ऑफ व्हीट चाहिए तो क्या वो अपने एनिमल को आधा करके दे सकता है? नहीं। तो एनिमल मनी में एक इनडिविजिबिलिटी का इशू था। और दूसरा प्रॉब्लम, एनिमल को तुम कैसे मनी ट्रीट कर सकते हो? लाइक रियलिटी देखेंगे तो चलो ठीक है उस टाइम पे चल गया, लेकिन जैसे जैसे लोगों का एवोल्यूशन हुआ, ग्रोथ हुआ, तो उनको लगने लगा नहीं, एनिमल को हम मनी ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस पूरे चीज़ को हटा दिया गया एंड देन एवोल्यूशन हुआ कमोडिटी मनी का। किसका? कमोडिटीज़ का। अब ये कमोडिटीज़ क्या होता है? कमोडिटीज़ का मतलब होता है जैसे शेल है ना, हाथी के दांत, टस्क बोलते हैं उसको, टस्क, हाथी का दांत हो गया, शेल हो गया, सॉल्ट हो गए, है ना, ये सारी चीज़ों को, फेदर्स हो गए, एनिमल स्किन। अब एनिमल नहीं तो उनके स्किन को क्या करते थे? मनी ट्रीट करते थे। लेकिन अब क्या कुछ यूनिफॉर्मिटी था कि हर जगह पे हम शेल को ही मनी ट्रीट कर रहे हैं या हर जगह पे हम सॉल्ट को ही मनी ट्रीट कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीज़ों को हम मनी ट्रीट करते थे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लेट से 4 रीजन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये रीजन में आपको सॉल्ट है, आपके पास अगर सॉल्ट है तो ही आपको एक्सचेंज में सारी चीज़ें मिलेगी, तो सॉल्ट को मनी ट्रीट किया। इस जगह पे अगर आपके पास शेल्स हैं तो ही आपको मिलेगा। इस जगह के लिए लेट से आपके पास टस्क होना चाहिए, हाथी के दांत। इस जगह पे लेट से आपके पास क्या बचा? एनिमल स्किन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था पता है? कमोडिटीज़ एक्सचेंज तो हो रही थी बट हर एक जगह पे सेम कमोडिटी आप एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है। एक जगह पे आपको शेल देना पड़ेगा, एक जगह पे आपको सॉल्ट देना पड़ेगा, एक जगह पे आपको एनिमल का स्किन देना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम था। आज कैसे है? आज अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखो, इंडिया में आप कहाँ भी जाओ 10 रुपये का नोट वही सेम है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में कुछ और है, गुजरात में कुछ और है, या आप एमपी जाओगे तो एमपी में कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर जगह पे वो एक ही नोट है जिसमें गांधी जी का तस्वीर है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। लेकिन कमोडिटी मनी में ये प्रॉब्लम था। अलग अलग रीजन में जाओगे तो अलग अलग कमोडिटीज़ मनी होते थे। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता था कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको फिर दूसरा मनी बनाना पड़ता था कि आपके पास सॉल्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास शेल्स होना चाहिए। तो वो एक कमोडिटी मनी का प्रॉब्लम था, तो उसको भी फिर हमें निकालना पड़ा। देख सकते हो यहाँ पे आप, कमोडिटी मनी क्या है? देखो, एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल, फेदर, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल, स्टोन, इसको हम क्या ट्रीट करते थे? ये था हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कुछ भी चीज़ लेना है तो ये आपके पास होना चाहिए देने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? एक तो स्टोरेज का प्रॉब्लम था, ठीक है। सच कमोडिटीज़, इस कमोडिटी में एक स्टोरेज का प्रॉब्लम था और दूसरा डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग चीज़ों को मनी हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते थे। तो इस मनी को भी हटा दिया गया कि हमें कमोडिटी भी हम मनी ट्रीट नहीं करेंगे। फिर आया अपना मेटल्स का ज़माना। क्या आया? मेटालिक मनी। ये था हमारे कंट्री का सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज। मेटल्स मतलब गोल्ड, सिल्वर, है ना, सोना चांदी। सोना चांदी का ज़माना आ गया और हम एक्चुअली में कुछ भी एक्सचेंज करना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? सोना चांदी। उनके बिस्किट्स होते थे, गोल्ड के बिस्किट्स, चांदी के बिस्किट्स। इस मेटल से हम क्या करते थे? कोई भी चीज़ को लेते थे, है ना। लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया था हमारा मेटल। और मेटल में भी स्पेसिफिकली सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ज़्यादातर। हाँ, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल भी होते थे बट ज़्यादा प्रेफर्ड क्या थे? सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखो, मेटालिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल,
जैसे इसमें क्या आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारे क्या हो गए, मेटल्स हो गए। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, इसको क्यों हटाया गया, बिकॉज इन मेटल्स की हमारे कंट्री में क्या थी, स्केर्सिटी। ये सारे मेटल्स आपको एकदम अबेंडेंस में नहीं मिल रहे थे। इसके लिए तो हमारे कंट्री में आज भी गोल्ड हमें क्या लगता है, कम लगता है, गोल्ड की क्या है, कमी है। इसके लिए गोल्ड का वैल्यू भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वो टाइम पे भी गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपको अबेंडेंस में नहीं मिलता था, ठीक है। बहुत मेहनत लगती थी ये सारे मेटल्स को जमा करने में। अगर आप देखोगे तो सिर्फ राजा के पास ही ज़्यादा गोल्ड होता था, प्रजा के पास तो चीप मेटल्स होते थे, जैसे उनके पास कॉपर होता था, निकल होता था, चांदी हो गया, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन मेटालिक मनी का ज़माना आ गया था, ठीक है। फिर इस मेटालिक मनी से ही कॉइन्स बनने लगे। जैसे राजा महाराजा का आपने कॉइन देखा होगा, तो वो कॉइन में ना राजा के फेस का स्टैम्प होता था कि ये कॉइन इस राजा के थ्रू जा रहा है। तो राजा के फेस का उस कॉइन में क्या होता था, स्टैम्प होता था उस कॉइन्स में। तो धीरे धीरे जैसे सोने के बिस्किट से कॉइन्स बनने लगे, चांदी के कॉइन्स बनने लगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कॉइन्स। ये था एंशिएंट टाइम्स का ज़माना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें रूलर्स होते थे, वेरियस किंगडम्स बन गए, राजा महाराजा का एकदम वहाँ पे प्रजा हुई, राजा महाराजा का प्रॉपर किंगडम होता था, है ना, राजा का टाइम समझ लो, ओके। और उस टाइम पे क्या बनता था, मेटल्स के कॉइन बनने लगे, सोने का कॉइन, चांदी का कॉइन, और उसमें कुछ तो महाराजा का फ़ोटो एज अ कॉमन फिक्स हो जाता था कॉइन में हम क्या करते थे, स्टिक करते थे, ठीक है। तो देखो, affixed their seals on them. With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coin. देखो, बाकी हिस्ट्री हम ज़्यादा इधर पढ़ने वाले नहीं हैं, जो भी हुआ था। फिर आपको पता है कि ब्रिटिशर्स आए थे, 200 साल वो लोग इंडिया में पूरा कंट्रोल करके गए। फिर फ्रीडम मिला हमें 1947 में, फिर गवर्नमेंट आया, है ना, इंडियन गवर्नमेंट बनी, और गवर्नमेंट ने फिर धीरे धीरे, और वर्ल्ड में ही एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि जहाँ जहाँ पे कंट्रीज़ में फिर गवर्नमेंट बनने लगी, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या आ गया, पूरा मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम मतलब जो पैसा फ़िलहाल हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, सर्क्यूलेट हो रहा है। पहले कंट्रीज़ में गवर्नमेंट नहीं होते थे, पहले रूलर होते थे, राजा होते थे, और राजा क्या करते थे, कंट्रोल करते थे अपने किंगडम को। फिर धीरे धीरे ये सब हटके हर कंट्री में अपनी अपनी एक गवर्नमेंट बनने लगी। गवर्नमेंट का मतलब होता है एक सिस्टम बन गया, और वो सिस्टम क्या करेगा, पूरे कंट्री को मैनेज करेगा, संभालेगा। तो इनके कंट्रोल में पूरा मॉनेटरी सिस्टम आ गया। मॉनेटरी सिस्टम का मतलब होता है पैसों का फ्लो, कि कितना पैसा कंट्री में फ़्लो होगा, कितना पैसा बनेगा, है ना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, ठीक है। अब आपका बहुत फेमस क्वेश्चन जो आपके डिस्टिंग्विश में आ सकता है, मेटालिक कॉइन्स आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कॉइन आपको समझा ना, कॉइन मतलब बिस्किट से छोटे छोटे ऐसे सर्कल में ऐसे क्या बनने लगे, कॉइन्स बनने लगे, जिसमें उस रूलर का क्या होता था, फेस का एक ये लोग प्रिंट कर देते, प्रिंट मतलब छाप देते थे कि हाँ ये हमारा इस किंगडम का कॉइन है, ओके। बहुत पुराने कॉइन्स अगर आपके घर में किसी को जमा करने का हैबिट है, तो उनका कभी देखना, उनके पास कोई कॉइन्स होंगे तो उसमें किसी किंगडम के राजा का फोटो टाइप अफिक्स्ड है ना। अब हम लोग आते हैं मेटालिक कॉइन्स। मेटालिक कॉइन्स जो है ना, वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो मेटालिक कॉइन्स है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। एक होता है स्टैंडर्ड, जिसको हम फुल बॉडीड कॉइन बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा टोकन कॉइन्स, ओके। 2 टाइप के कॉइन्स होते हैं, एक क्या है अपना स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन। ये जो ज़माना था, इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। जब स्टैंडर्ड कॉइन का ज़माना था, तभी एकदम एक्सपेंसिव मेटल वाले कॉइन्स होते थे, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। अब स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन का मतलब क्या होता है कि
कॉइन का जो फेस वैल्यू रहेगा ना, फेस वैल्यू, वो ही उसका क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है बच्चों? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि उस कितना मेटल यूज़ हुआ है उस कॉइन को बनाने के लिए। तो जितना भी वैल्यू का मेटल यूज़ हुआ रहेगा उस कॉइन को बनाने के लिए, वही वैल्यू कॉइन पे लिखा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेट से 5 रुपये जितना मेटल यूज़ हो रहा है कॉइन को बनाने के लिए, तो कॉइन पे वैल्यू भी कितना लिखा जाएगा, 5 रुपये। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन। ठीक है, इसके अंदर कैसे मेटल यूज़ होते थे, एकदम एक्सपेंसिव मेटल्स क्या करते थे हम यूज़ करते थे। और इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता था वो फेस वैल्यू से क्या था, इक्वल। एंड व्हाट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना कॉस्ट लगा है या खर्चा लगा है उस मेटल के कॉइन को बनाने का, या ऐसा बोल सकते हो मेटल कितना यूज़ हुआ है उस कॉइन को बनाने का। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स का जो मनी का ट्रीटमेंट था वो कम होने लगा, बिकॉज आपको पता है कि ब्रिटिशर्स लोग सारे हमारे गोल्ड सिल्वर सब लेके चले गए थे। फिर आया हमारे कंट्री में टोकन कॉइन्स का ज़माना। किसका ज़माना आया, टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स जो अभी फ़िलहाल हम कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, आप अपने कंट्री में जो जो अभी यूज़ करें ना, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, 10, 20, ये जो कॉइन्स अभी चल रहा है सर्कुलेशन में, इसको हम टोकन कॉइन्स बोलते हैं। और टोकन कॉइन्स चीप मेटल से बनता है। कैसे मेटल से बनता है, एकदम चीप मेटल। चीप मेटल मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर से ये सारे मेटल्स क्या है, चीप है, सस्ते हैं। तो सस्ते मेटल से ये कॉइन क्या होता है, बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोकन कॉइन्स। और टोकन कॉइन्स में क्या होता है कि जो फेस वैल्यू होगा ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। फेस वैल्यू किससे ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका समझो कॉइन को बनाने का खर्चा लेट से 2 रुपये लगा है, कितना लगा है, 2 रुपये। 2 रुपये जितना मेटल हमने यूज़ किया है उस कॉइन को बनाने के लिए, तो उसका फेस वैल्यू फिर 2 रुपये नहीं रहेगा, उसका फेस वैल्यू में भी 5 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब फेस वैल्यू मतलब जो कॉइन पे फिगर लिखा हुआ है। आप अगर कॉइन देख रहे होंगे, कॉइन जिस कॉइन पे 5 रुपये लिखा है, 1 रुपये लिखा है, 10 रुपये लिखा है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से हमेशा टोकन कॉइन्स में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और टोकन कॉइन्स कौन बना रहा है, अपने कंट्री में जितने भी कॉइन्स बनते हैं वो कौन बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, इंडिया में जितने भी कॉइन्स बनते हैं वो कौन बना रहा है, गवर्नमेंट। ओके, 4 स्टेट में आप देखोगे तो इनके फैक्ट्रीज़ है। ओके, एक आपको दिल्ली में मिलेगा, एक आपको कलकत्ता में मिलेगा, एक आपको महाराष्ट्र में मिलेगा और एक समथिंग आपको हैदराबाद में मिलेगा। तो ऐसे करके 4 जगह पे इनके फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये कॉइन्स बनते हैं। ओके, और हर कॉइन में आपको है ना एक मिंट मार्क मिलेगा। क्या मिलता है, मिंट मार्क। मिंट मार्क का मतलब होता है कि वो कॉइन्स में कुछ तो मार्क है, वो मार्क से पता चलता है कि वो कॉइन कौन से स्टेट से बना हुआ है, महाराष्ट्र से है, नोएडा से है या कलकत्ता से है ना। तो ये मिंट मार्क से क्या मालूम पड़ता है, कॉइन की पहचान होती है। और ये कौन बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए आप कभी भी कॉइन में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, या तो सत्यमेव जयते या तो भारत सरकार करके लिखा हुआ है। क्योंकि ये जितने भी कॉइन्स बन रहे हैं वो ना तो कोई बैंक बना रही है, ना मतलब कोई नॉर्मल पब्लिक बना रहे हैं। जितने भी कॉइन्स है वो कौन बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी फ़िलहाल हमारे कंट्री में जो कॉइन्स मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टोकन कॉइन्स, जो चीप मेटल से बनता है, जैसे एल्यूमिनियम, निकल। ठीक है, ओके। अब टोकन कॉइन्स के बाद धीरे धीरे हमें लगने लगा कि यार थोड़ा सा अभी और अपग्रेड करना चाहिए, है ना।
ज़्यादा वैल्यू के अभी हमें नोट बनाने हैं। पहले तो चलो 10 रुपये के कॉइन्स 20 रुपये के कॉइन्स नहीं होते थे, लेकिन अभी फिर गवर्नमेंट को लगने लगा कि हमें अभी वैल्यू बढ़ाना है, 100 रुपये भी बनाना है, 200 रुपये बनाना है, 500 रुपये बनाना है। तो गवर्नमेंट को लगा कि इसके कॉइन्स नहीं होने चाहिए, इसका प्रॉपर क्या बनना चाहिए, नोट, पेपर के फॉर्म में। फिर कॉइन के बाद आया अपना पेपर मनी। क्या आया, पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब होता है नोट। जो नोट आज हम यूज़ कर रहे हैं, 10 रुपये का नोट है ना, 50 रुपये का नोट हो गया, 20 रुपये का नोट हो गया, 100 रुपीज़ का नोट हो गया। तो जो भी आप नोट फ़िलहाल यूज़ करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पेपर मनी। और कंट्री में, इंडिया में सिर्फ एक के पास ही पावर है जो इस पेपर मनी को बनाता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। कौन बनाता है पेपर मनी कंट्री में, सेंट्रल बैंक बनाता है। अपने कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बैंक क्या कर रही है, इंडिया में नोट बनाती है, खाली 1 रुपये के नोट को छोड़ के। 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो कि अभी बनना बंद हो चुका है। लेकिन पहले जब 1 रुपये का नोट बनता था वो गवर्नमेंट बनाती थी। बाकी 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी जितने भी नोट्स बन रहे हैं, अभी तक जितने भी बने हैं, वो कौन बना रहा है, सेंट्रल बैंक। मतलब देश की एक ही, हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होती है। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना, एक ही के पास पावर है जो देश में पैसे को बनाता है, नोट बना रहे हैं, और उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। फिर धीरे धीरे और बैंक्स बनने लगे। जैसे आप अपने सराउंडिंग में बैंक्स देखते रहोगे, आईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, ठीक है। फिर धीरे धीरे बनने लगा बैंक मनी। अब बैंक मनी में क्या आ गया, आपको समझ गया होगा कि बैंक मनी में क्या आएगा, जो भी हम यूज़ करते हैं ना, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब आपके लिए क्या हो गया, बैंक मनी। मतलब पैसे की जगह पे आप किसी को चेक भी दे सकते हो, पैसे की जगह पे आप किसी को डीडी दे सकते हो। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, ओके। तो बैंक मनी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। मतलब लेट से अगर आपको किसी को लैक्स में पैसे देने हैं या हज़ार में पैसे देने हैं, तो आपको उसको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आप उसको चेक दे सकते हो। तो उसको भी हम मनी क्या करेंगे, समझेंगे। तो बैंक मनी आ गया, है ना। बैंक फिर धीरे धीरे चेक को, डिमांड ड्राफ्ट को मनी समझने लगी, है ना। और इसके थ्रू और ज़्यादा पैसों की डिमांड होने लगी। लोग फिर धीरे धीरे पैसा कम रखने लगे और चेक बुक्स, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब का सिस्टम आ गया। फिर बैंक मनी के बाद एटीएम का सिस्टम आया, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर तो और अपना कंट्री में और टेक्नोलॉजी आई, एडवांस टेक्नोलॉजी आई, और हम फिर क्या यूज़ करने लगे, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है प्लास्टिक मनी। क्या बोलोगे आप लोग इसको, प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतने ही पैसों के लिमिट में आप क्या कर सकते हो, कार्ड के थ्रू कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, बराबर। और क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, इट्स लाइक अ लोन, कि आपने बैंक से 30 डेज़ के लिए पैसे लिए हैं, 30 डेज़ के बाद आपको वो पैसे उनको वापस देने पड़ेंगे। मतलब ये दोनों ही कार्ड से आपको अलग से आपके पॉकेट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कार्ड है तो वो कार्ड भी आपके लिए क्या है, पैसा, कि वो कार्ड आप कहीं भी स्वाइप करो, आप किधर भी पैसे निकाल सकते हो, बराबर। प्लास्टिक मनी अभी भी कंट्री में रुका नहीं है एवोल्यूशन। प्लास्टिक मनी के बाद जो अभी चल रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी। सब कुछ क्या हो गया है आजकल, डिजिटल। जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, जीपे, हर जगह पे हम आजकल क्या कर रहे हैं, स्कैनर से स्कैन करके तुरंत हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया अपने लिए, इलेक्ट्रॉनिक मनी। आपके फ़ोन पे वॉलेट रहता है, वो वॉलेट के थ्रू आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। आज इजीली आप लाइट बिल, मेंटेनेंस, सब कुछ
ऑनलाइन पेमेंट करते हो, होटल में जाते हो, स्कैनर के थ्रू पेमेंट करते हो। तो ये जो आजकल चल रहा है बहुत फेमस, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी। अभी भी कंट्री रुकी नहीं है, अब आने वाले टाइम पे क्रिप्टो करेंसी और ज़्यादा फेमस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना कुछ एवोल्यूशन ऑफ मनी। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे एनिमल मनी से स्टार्ट हुआ था एंड अभी हमारे कंट्री में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मनी। और भी आगे चेंजेस आते रहेंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मनी। नेक्स्ट लेक्चर हम यही चैप्टर का आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।